welcome back to my YouTube channel. And my name is Advocate Ajay, and today's topic is about judiciary, and we will be discussing some provisions, or we can say that some quick short notes over Evidence Act and IPC. And you don't need to read any book, any act, just go through these provisions with me in this video and you will learn everything at one go. Let's get started. ओके गाइस, सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि जुडिशरी के और एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए जो भी ये नोट्स बनाए गए हैं इस तरीके से बनाए गए हैं कि बस आपको बस पढ़ना है और पढ़ना है बस. बाकी आई एम हेयर टू टेल यू इफ़ यू हैव एनी डाउट. तो सबसे पहले कमिंग टू दिस एविडेंस एक्ट, मैं frankly speaking I am not telling you each and everything in the act, and I am just gonna tell you what you need to know and what you guys are not able to understand sometimes, and the technical points, so that आप easily और short way में चीज़ें कवर कर सके. ठीक है, तो एविडेंस एक्ट की कुछ खास बातें, जैसे कि एविडेंस एक्ट सर जेम्स स्टीफन द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, सभी को पता है. और एविडेंस एक्ट एक लेक्स फोरी लॉ है, लेक्स लोसी नहीं है. लेक्स लोसी इज़ द लॉ ऑफ द लैंड और लेक्स फोरी इज़ द लॉ ऑफ द फोरम, यानी कि जो कोर्ट होता है वहाँ का लॉ गवर्न होता है. उसके अलावा एविडेंस एक्ट जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसमें कुछ इट हैज़ सम ग्लैंस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ ऑल्सो. लेकिन उसके अलावा हम बात करते हैं तो एविडेंस एक्ट कंसिस्ट ऑफ लीगल प्रिंसिपल, लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस. एंड एविडेंस एक्ट जो हमारा एविडेंस एक्ट है ये बेस्ड है ऑन इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस पे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेयर इट इज़. सो एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है. तो गाइज ये एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जॉस्टिव मतलब लिमिटेड नहीं है, इसमें और प्रोविजंस एविडेंस के अगर हो तो इंक्लूड किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड नो प्रोविजन इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एविडेंस एक्ट. और एक्ट जो है एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे या आर्बिट्रेटर पे, और ना ही ये अप्लाई होता है एफिडेविट पे. एंड द रीज़न वाई इज़ इट सो, रीज़न बीइंग कि आर्बिट्रेटर के अपने खुद के रूल्स प्रोसीजर्स हैं जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल फॉलो करती है, आर्बिट्रेटर फॉलो करता है, उसकी खुद की जुडिक्शन है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जैसी चीज़ें वो फॉलो करता है. तो एविडेंस एक्ट को उन्होंने खुद ही उसकी जगह प्रेफरेंस दी है अपने खुद के प्रोसीजर को. उसी तरीके से एफिडेविट पे क्यों नहीं अप्लाई होता? द रीज़न बीइंग कि इट इज़ नॉट टेकन ऑन ओथ, डिपोनेंट गिविंग जस्ट हिज पर्सनल नॉलेज टू हिज बेस्ट नॉलेज. तो ये नॉलेज जो होती है कभी कभी झूठ भी हो सकती है. दैट इज़ द ओनली रीज़न कि कोर्ट डज नॉट कंसिडर इट एज अ एविडेंटरी वे, डज नॉट रिगार्ड इट एज एन एविडेंस बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट मच प्रोवेटिव वैल्यू. हाँ, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन कि एफिडेविट भी एक एविडेंस हो सकता है. वो कब पॉसिबल है? कि जब ये स्पेशली ऑथराइज्ड किया गया हो बाय प्रोविजंस अंडर ऑर्डर 18 एंड 19 ऑफ सीपीसी, तब एफिडेविट भी एक एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. यस, नाउ वी कम्स here also. So the principle of evidence act, कभी कभी इसको लेकर के भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल क्या है. तो पहला प्रिंसिपल तो यही होता है कि एविडेंस जो है कन्फाइंड होना चाहिए मैटर इन इशू. ऐसे नहीं कि एविडेंस हर किसी चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं, मैटर इन इशू तक कन्फाइंड रखो. और इसके बाद में बेस्ट एविडेंस दिए जाने चाहिए. और बेस्ट एविडेंस कौन से होते हैं? ओरल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रेफरेंस दी जाती है, राइट. और एविडेंस जो भी होना चाहिए
वो लीगली रिलीवेंट होना चाहिए, ना कि लॉजिकली रिलीवेंट। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन जनरली कभी कभी पूछ ली जाती है प्री के एग्ज़ाम में कि एविडेंस एक्ट जो है पास किया गया था इंडिया के अंदर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1872 में। ये क्वेश्चन, द नेक्स्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स मैनी टाइम्स कि एविडेंस एक्ट के और प्रोविजंस कहाँ कहाँ मेंशन है। तो ऑर्डर 26 सीपीसी में है, सेक्शन 291 टू 292 में सीआरपीसी में है, सेक्शन 59 123 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है। और एविडेंस एक्ट का एक रूल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एविडेंस एक्ट के अंदर कोई भी फैक्ट या एविडेंस कितना ही रिलेवेंट क्यों ना हो, ये एडमिसिबल नहीं होगा अगर इसे एक्ट द्वारा स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। जैसे कि एक्ट खुद कह देता है कि हियर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल। अब हियर से एविडेंस के कितने ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे दो, एडमिसिबल ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल it is prescribed by some Supreme Court judgment or specifically in Evidence Act itself. Okay, let's learn some other important aspects of document. So document evidence act के अंदर सेक्शन 3 में डिफाइन है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आप वहीं पे पढ़ सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, और कितनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, लेकिन सब टाइम वेस्ट, इतना लॉन्ग टाइम लेती है। तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि आप वहाँ से डेफिनेशन पढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि WS हमारा रिटर्न स्टेटमेंट एविडेंस नहीं है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। और एग्ज़ाम में जो नेक्स्ट पॉइंट हमेशा पूछा जाता है कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के डेफिनेशन क्लॉज में कितनी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो देर आर टोटल 10 डेफिनेशंस गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट। और ये जो 10 डेफिनेशन की जो लिस्ट है अपने आप में एग्जॉस्टिव है, यानी कि कोई 11th डेफिनेशन ऐड नहीं की जा सकती। 10 है तो लिमिटेड 10 ही रहेंगी। उसके अलावा एक और पजल करने वाला क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि एडमिशन डिफाइंड है। यस डिफाइंड है सेक्शन 17 में, लेकिन कन्फेशन वर्ड कहीं डिफाइंड नहीं है एविडेंस एक्ट के अंदर। हाँ, कन्फेशन वर्ड इज़ मैंशनड इन एविडेंस एक्ट बट नॉट डिफाइंड। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दी फैक्ट। फैक्ट दो टाइप के होते हैं, फिजिकल फैक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ये जो कैटेगरी है फिजिकल फैक्ट्स साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, इसको कैटेगराइज किया था जेरेमी बेंथम ने। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं वो प्रूव किए जाते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस द्वारा। और इसके अलावा जो फिज़िकल फैक्ट्स होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्ट्स भी कहे जाते हैं, और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं वो इंटरनल फैक्ट्स भी कहे जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो फैक्ट्स है, कई बार क्वेश्चन आया था एविडेंस एक्ट के अंदर कि फ़ैक्ट इंक्लूड्स क्या, कि फैक्ट्स में फैक्टम प्रोवेंडम आएगा या फैक्टम प्रोवेंस आएगा। तो दोनों ही आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि फैक्टम प्रोवेंस कौन से होते हैं, वो फैक्ट जो कि प्रूव्ड किए जाने हैं, जो कि फैक्ट इन इशू हैं, जिनके ऊपर डिस्प्यूट चला हुआ है, इन्हीं को प्रिंसिपल फैक्ट भी कह देते हैं। और फैक्टम प्रोवेंस का मतलब होता है वो फैक्ट जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, जिनकी मदद से दूसरे फैक्ट प्रूव्ड होंगे। इसीलिए इनको एविडेंशियरी फैक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज दे हैव सम प्रोबेटिव वैल्यू, प्रोबेटिव फोर्स। मतलब एविडेंस एक्ट में उनकी कुछ स्ट्रॉन्ग, उनका स्ट्रांगली वो अफर्म किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि फैक्ट इन इशू, लेकिन फैक्ट इन इशू होता क्या है? तो फैक्ट इन इशू मतलब यार वो बात, वो चीज़, वो इशू जिसको लेकर के एक पार्टी झगड़ा करके बोलती है कि ऐसा है एग्जिस्ट करता है, दूसरी पार्टी उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देती है। ए कहता है कि मर्डर हुआ है, बी कहता है मर्डर नहीं हुआ। ए कहता है कि 10 रुपये दिए थे, बी कहता है 10 रुपये नहीं दिए। तो एक फैक्ट जिसके ऊपर दो पार्टी लड़ाई कर रही है, एक हाँ कह रही है दूसरी ना कह रही है, फैक्ट इन इशू है।
अब फैक्ट इन इशू सिविल और क्रिमिनल केसेस में देख लेते हैं कि प्रोसेस जो होता है फैक्ट इन इशू को पता लगाने का, उसको ही फ्रेमिंग ऑफ इशू कहते हैं। इस फैक्ट इन इशू को अंडर ऑर्डर 14 रूल 127 सीपीसी में, और यही फैक्ट इन इशू क्रिमिनल केसेस में चार्जशीट के द्वारा जब कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, कोर्ट जब चार्जेस फ्रेम करता है तो वही फैक्ट इन इशू चार्जेस होते हैं वहाँ पे, उनको चार्ज शीट के थ्रू चार्जेस कहा जाता है, चार्जेस फ्रेम करना। उसके अलावा ये जो सेक्शन 3 के अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है ना, ये सेक्शन 29 आईपीसी के सेक्शन 29 से मिलती जुलती है, और सेक्शन 3 सब सेक्शन 18 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट से भी मिलती जुलती है। आपको ये जान करके थोड़ा हैरानी होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो रेड फोर्ट के ऊपर जो दीवारों पे जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी समझ लीजिए, कोई भी चीज़ कहीं पे लिखी हुई है इस पर्पज़ से कि उसे यूज़ किया जा सके रिकॉर्ड के तौर पर, तो एक डॉक्यूमेंट है। इवन चेक, जीपीए, ये सब भी एक डॉक्यूमेंट है। इवन हम अपने घर पे, स्कूलों में, हॉस्पिटल में जगह जगह फ़ैन देखते हैं खैतान के, ये जो खैतान वर्ड्स लिखे होते हैं ना फ़ैन के ऊपर, वो भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये पेन ड्राइव और यूएसबी की थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाले प्रोड्यूस किए जाते हैं डॉक्यूमेंट कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बोला जाता है। लेकिन एविडेंस एक्ट के अंदर दो ही टाइप के फैक्ट बताए गए हैं, दो ही टाइप के एविडेंस बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री और ओरल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ही आते हैं। इसलिए जो भी पेन ड्राइव वगैरह, सीडी वगैरह, इन सबको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक ना कह करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। और सेक्शन 3 के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर्ड्स थे ये ऐड किए गए थे आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब बात कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हमेशा आ जाती है, कई बार इसके बारे में पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो स्टेटमेंट है कि प्रूफ इज़ द रिजल्ट ऑफ एविडेंस वाइल एविडेंस इज़ द मीडियम ऑफ प्रूफ। देखो, कोई बुक है, यह अपने आप में मान लेता हूँ कि एक सबूत है, तो ये एक मीडियम है जिसके द्वारा मैं कोई चीज़ साबित करना चाह रहा हूँ, माध्यम है। और जैसे ही वो चीज़ प्रूफ हो जाती है तो किसके माध्यम से प्रूफ हुई? वो रजिस्टर के माध्यम से। रजिस्टर क्या था? एविडेंस। तो प्रूफ हो जाने के बाद मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा था कि बंदा जो मरा था उसका मर्डर हुआ था। तो मर्डर एक प्रूफ, मैंने बात प्रूफ कर दी, तो प्रूफ किसका रिज़ल्ट है? एविडेंस का। तो प्रूफ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एविडेंस जो हमने प्रोड्यूस किए, और एविडेंस एक माध्यम है उस बात को प्रूव करने का। एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है कमीशंस पे, एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है कमीशंस पे जो अपॉइंट किए जाते हैं सेक्शन 284 टू 89 सीआरपीसी में, और अंडर सेक्शन 26 रूल 16A 17 सीपीसी में। अभी मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था और बताया था फ्यू मिनट्स बैक, आई टोल्ड यू गाइस कि एज अ जनरल रूल हियर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, बट एक्सेप्शन सेक्शन 6 का रेस जस्ट है, सेक्शन 32 की डाइंग डिक्लेरेशन है, सेक्शन 17 की एडमिशन है, सेक्शन 34 35 इंडियन एविडेंस एक्ट, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 452 एंड 454 सीआरपीसी। तो ये सब इसमें भी बात कही जाती है, सुनी सुनाई बात, लेकिन यहाँ इनकी रिलेवेंसी है, एडमिसिबल है, इसलिए ये रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से का एक एक्सेप्शन है ये सारे के सारे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि लिविंग डॉक्यूमेंट्स को हम प्रोबेशियो मोंचुआ भी कहते हैं, और लिविंग विटनेस को हम प्रोबेशिया वाइवा भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कभी कभी जुडिशरी के एग्ज़ाम में
कि पंचशील वर्ड किससे संबंधित है। पंचशील वर्ड सर्कमस्टांशियल एविडेंस से संबंधित है, बस आप इतना जान लीजिए। अब ये प्रिजम्पशन क्या होती है। प्रिजम्पशन जब कोर्ट कोई बात को लेकर के अपनी तरफ से कुछ मान लेता है कि ऐसी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करेगी, करती है, तो उसको प्रिजम्पशन कहते हैं। और कोर्ट प्रिजम्पशन किसी फैक्ट की भी ले सकता है, किसी लॉ की भी ले सकता है। तो फैक्ट की प्रिजम्पशन और मे की प्रिजम्पशन होती है। डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास कि ऐसी प्रिजम्पशन ऊपर कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकता है कोई फैक्ट और प्रिज्यूम ना भी करे। इट इज़ द टोटली लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। और एक बार कोर्ट ने अगर प्रिज्यूम कर भी लिया तो ऐसी प्रिजम्पशन को हम तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिबटल भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मे प्रिज्यूम इज़ ऑलवेज रिबटेबल प्रिजम्पशन। और ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को हम प्रिजम्पशन ह्यूमिनीज भी कहते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आया होता है कि प्रिजम्पशन ह्यूमिनीज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। और दूसरी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की होती है, दो टाइप की होती हैं ये भी। एक तो रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एक इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। रिबटेबल यानी कि जो रिबट हो सकती है कोर्ट, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोर्ट रिबटेब शैल की प्रिजम्पशन होती है, लॉ की प्रिजम्पशन कोर्ट बाउंड है प्रिज्यूम करने के लिए एक फैक्ट, लेकिन आप उसको रिबट कर सकते हैं एविडेंस दे करके। दूसरी लॉ की प्रिजम्पशन इरिबटेबल होती है, यानी कि कोर्ट बाउंड है प्रिज्यूम करने के लिए और प्रिज्यूम कर लिया और मान लिया जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई एविडेंस नहीं दे सकते इसको डिस्प्रूव करने के लिए। सारे एडमिसिबल एविडेंस रिलीवेंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलीवेंट एविडेंस एडमिसिबल भी हो। जैसे हियर्स एविडेंस रिलीवेंट तो है लेकिन एडमिसिबल नहीं है। तो अब रिलीवेंसी के बारे में एक स्टेटमेंट आई थी और पूछ लेते हैं कि यह स्टेटमेंट क्या ये ट्रू है। तो रिलीवेंसी इज़ द जीनस ऑफ विच एडमिशन इज़ द स्पेशीज। तो ये स्टेटमेंट ऐसी ही होती है और इसको ध्यान रखिएगा। आइए आईपीसी के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। एक्ट नंबर 45 ईयर 1860, टोटल चैप्टर 23, टोटल सेक्शन 511। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था, सब्सटेंटिव लॉ है। और आईपीसी जो जिस मैगजीन पे बेस्ड है वो है नीलम क्रीमेन साइन लेगी नीडा पियन साइन लेग। इसका मतलब यही है कि जो भी क्राइम या पनिशमेंट उस क्राइम की जो भी मिलेगी ना, वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड प्री डिटरमाइंड लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले आप क्राइम कर लो उसके बाद लॉ बनेगा फिर उस लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। और पीनल स्टैट्यूट की एक ख़ास बात मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे कि आईपीसी या फिर इनकम टैक्स के रूल्स, ये सारे लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले किसी बंदे ने अपराध किया और जब उसने वो अपराध किया उस अपराध को लेकर के कोई पनिशमेंट नहीं थी, बाद में उस अपराध को अपराध भी नहीं माना गया और बाद में तुम कानून बना करके उसको पनिशेबल बना देते हो और उसमें पनिशमेंट दे देते हो, उस बंदे को पनिश कर देते हो। दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग द लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली विच you have enacted after the commission of an offense, and that is not permissible for penal statute like IPC. अच्छा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के वजह से आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012 ये सब अमेंड किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि आईपीसी में क्राइम्स जो होते हैं काफ़ी टाइप के हैं। उनमें से एक इनकोएट क्राइम होता है। इनकोएट का मतलब इनकम्प्लीट होता है। वो क्राइम जो अपने आप में कंप्लीट भी नहीं हुए लेकिन फिर भी पनिशेबल है, जैसे कि अबैटमेंट, सिर्फ उकसाया ही है, क्राइम का हुआ है पूरा, फिर भी पनिशेबल है। कॉन्स्पिरेसी, सिर्फ षड्यंत्र रचना अपने आप में एक अपराध हो जाता है। और अटैम्प्ट 511 में सिर्फ कोशिश ही हुई है, पूरा अपराध नहीं हुआ, फिर भी पनिशेबल है। उसी तरीके से आईटी एक्ट 2000 के द्वारा
सेक्शन 436, 466, 477 AIPC के अमेंड किए गए थे। और अब डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल्स, मैगजीम्स जो हमेशा पूछे जाते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की हर एक पर्सन इनोसेंट ही माना जाएगा जब तक कि उसका गिल्ट प्रूव ना हो जाए, और जब तक गिल्ट और अगर कोई सिंगल डाउट भी रह जाता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलेगा, और प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि अक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस किया है, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसके अलावा कुछ हम जजमेंट पढ़ेंगे, और जजमेंट के साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कुछ डॉक्ट्रिन्स। पहले हम डॉक्ट्रिन्स को पूरा कर लेते हैं। डबल जोपार्डी, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसको हम बोलते हैं नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ऑट्रोफाइज एक्विट, ऑट्रोफाइज कन्विक्ट, यानी कि एक बार एक्विट या कन्विक्ट हो गया तो दोबारा उसी अपराध के लिए ट्रायल, इंक्वायरी, प्रोसिक्यूशन ये सब नहीं चलेगा। ठीक है। अब ये एक जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 497 सेक्शन, जो कि एडल्ट्री से रिलेटेड सेक्शन, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। उसके बाद नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस आया था। इसमें सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन करके सेक्स अमंग एडल्ट्स बाइसेक्सुअल सेक्स सब डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब हम जानेंगे सेक्शन 309 जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को 2 जजमेंट में चैलेंज किया गया था, जिसमें से एक पी राठीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें इसे कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बताया था, जबकि दूसरा केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला गया था, और बोला था कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। कुछ और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कि एक्ट बियॉन्ड द पावर्स अथॉरिटी। ठीक है। और कंसेंसस एडिडम, कंसेंसस एडिडम का मतलब होता है एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये वाला जो मैगजीम है ये पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस में। और ऑडी अल्टरम पटेम हियर बोथ द साइड्स, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक रूल है कि दोनों साइड्स को सुना जाएगा, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद में डैमनम साइन इंजूरिया की डैमेजेस विदाउट इंजरी, और इंजूरिया साइन डैमनम, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज। उसके बाद ओबीजे सीबी रेमेडियम, मतलब वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। और फिर है इनक्यूबिट प्रोबेशियो की डिक नॉन क्वी निगेट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु डिनाइज। इस रूल मैक्सिम के अकॉर्डिंग जो मना करता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर जाता है। ये वाले पॉइंट्स मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ रटने वाले हैं, तो आप एक नज़र देख लीजिए और आप खुद इसे याद कर लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मेन चीज़ है कि उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। इतना शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक लाइन में पढ़ा और बैठा लिया, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम और सेक्शंस की बात करने वाले हैं। पहले तो अगर हम बात करें आईपीसी में सेक्शन 82 डॉली इन कैपेक्स, यानी कि एक बच्चा 7 साल का अपराध नहीं कर सकता। डॉली चाइल्ड इन कैपेक्स इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम, जो 7 साल का है। 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला प्रोविज़न है। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। आर्टिकल 32 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट डाइन डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। 6 डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। और फुल फेथ एंड क्रेडिट अंडर आर्टिकल
2। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा बोला गया है अंडर आर्टिकल 393 में। जबकि इसको कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये 391 के अंदर बोला गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसा 352 में बोला गया है। अच्छा, दिल्ली को लेकर के, हमारी दिल्ली को लेकर के स्पेशल प्रोविजंस कहाँ दिए हैं? सेक्शन 239AA इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है, एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी लॉ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्स लोसी है, लॉ ऑफ द लैंड है। इसके बाद हम देखते हैं मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें बताया गया है कि हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे CRPC, CPC, IPC, मैरिज एंड डाइवोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसी रीज़न की वजह से सेंट्रल अपने कई बार अमेंडमेंट कर देती है और स्टेट भी अमेंडमेंट कर पाती है इन लॉज में। अभी तक के इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट काफ़ी सारे हैं, जिनमें से कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट 21वां अमेंडमेंट है, जिसमें सिंधी लैंग्वेज आई। 71वां अमेंडमेंट कोंकणी मणिपुरी नेपाली आई। 92वां अमेंडमेंट बोडो डोगरी मैथिली संथाली आई। 96th अमेंडमेंट ओरिया को ओडिया कर दिया गया। 61st अमेंडमेंट वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई। और 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद में 73rd अमेंडमेंट पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड है। पंचायत राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान में आया था। 74th अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटी सिस्टम जो है 74th अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। ये कुछ जजमेंट है, मैं कुछ और जजमेंट भी लेके आऊँगा। अभी थोड़े मिक्स नोट्स चल रहे हैं तो आप इनको भी पढ़िए। कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सभी को पता है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस आई थी। और सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन केस में। और सेक्शन 499/500 की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था सुब्रमण्यम स्वामी के केस में। और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 पहले तो वैलिड बताई गई सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस में। उसके बाद में अपना नवतेज सिंह जौहर के केस में इसे इनवैलिड करार दे दिया गया। और राइट टू प्राइवेसी के जजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट के पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। राइट टू प्राइवेसी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट बताया गया। जोसेफ श्राइन 497 IPC स्ट्रक डाउन हो गया। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड जजमेंट है? तो मैरिटल रेप से रिलेटेड जजमेंट है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का सभी को पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था। शाहबानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल तलाक से रिलेटेड वाला केस है। बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस और हेड क्वार्टर्स हैं UN ऑर्गन्स के, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे काफ़ी सारे IPC के प्रिंसिपल्स क्विक रिव्यू लेंगे कि अब IPC पूरे इंडिया भर में एप्लीकेबल है, क्योंकि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से पूरी इंडिया में सारे लॉ एप्लीकेबल हैं। और पहले वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर IPC की जगह रणबीर पैनल कोड एप्लीकेबल था, अब IPC है। IPC के इनक्वायर्ड क्राइम हमने पढ़ चुके हैं, जितने भी क्राइम इनकम्प्लीट क्राइम है, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, अबैटमेंट, एक्टस नॉन फेसिटी, एमनीसी, मैंसिट्रिया कि एक एक्ट तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक वो गलत इरादे से ना किया गया हो। सेक्शन 2 IPC का बेस्ड है इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन पे, और 2 एक मैगजीन पे बेस्ड है क्राइम एंड ट्रेड पर्सनम कि क्राइम कैरीज द पर्सन।
जहाँ जहाँ क्राइम वहाँ वहाँ पर्सन। और सेक्शन 4 बेस्ड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन पे, कि जुडिक्शन इसकी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। 4 बेस्ड है कम्युनीज हॉस्टिस ओमिनियम, कि दे आर कॉमन एनिमीज ऑफ ऑल बेस्ड ऑन ऑफेंस ऑफ पायरेसी। ये सेक्शन 3 के अंदर हम एक जुडिशन के बारे में पढ़ते हैं। जब भी ऑफेंस किसी समुद्र में किया जाएगा तो ऑफेंस कमिटेड ऑन हाई सीज नोन, तो वहाँ पे जो जुडिशन होगी ट्राई करने के लिए वो एडमायरल्टी जुडिशन होगी। अगर दो आईपीसी और लोकल लॉज के बीच में अगर कोई एक इनकन्सिस्टेंसी है, अगर दोनों में टकराहट है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? लोकल लॉ प्रिवेल करेगा, अनलेस एंड अनटिल एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया ना हो। ऑफेंस डिफाइंड है सेक्शन 40 आईपीसी में और सेक्शन 2 एनसीआरपीसी में। डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की सेक्शन 3 आईपीसी में और सेम 29 में भी दी हुई है। 29 क्या नाम है, 29 आईपीसी और 3 एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, दोनों के अंदर जो प्रिंसिपल्स एक जैसे डले हुए हैं वह जॉइंट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। और 34 और 149 में डिफरेंस क्या है? 34 रूल ऑफ एविडेंस है, 149 एक स्पेसिफिक ऑफेंस है अपने आप में। सारी ये लायबिलिटीज़ में क्या होता है कंस्ट्रक्टिव वाइकेरियस जॉइंट में, कि एक बंदा दूसरे के एक्ट के लिए लायबल हो जाता है। 34 के अंदर क्या होता है, जैसे कि वाइकेरियस लायबिलिटी का एग्जांपल, 3 बंदे किसी का रेप करने गए, 2 जा कर के कमरे में रेप कर रहे हैं, एक बंदा बाहर कमरे के बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर निगरानी रखे हुए कि कोई अंदर ना आ जाए, तो वो भी उतना ही गुनहगार है जितने अंदर 2 रेप करने वाले गुनहगार हैं। इसी 34 सेक्शन कॉमनली यूज किया जाता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में पुलिस अधिकारियों द्वारा, कोर्ट द्वारा को अक्यूज्ड को लायबल ठहराने के लिए फॉर द सेम एक्ट विच द प्रिंसिपल ऑफेंडर हैज़ डन। सेक्शन 76 और 79 दोनों ही बेस्ड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। कई लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे, 79 मिस्टेक ऑफ लॉ पे है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे बेस्ड हैं और मिस्टेक ऑफ लॉ पे इनमें से कोई प्रोविज़न बेस्ड नहीं है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज। दोनों के मैगजीम भी दिए हुए हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज्ड है बेस्ड ऑन मैगजीम इग्नोरेशिया फेसिट एग्जीक्यूटेड, बट इग्नोरेंस ऑफ jury is non executed, means ignorance of law is not excused.